हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैट्रिमोनियल विवाद अगर चल रहे हैं उसमें जीत किसको कहेंगे। हस्बैंड पक्ष की जीत उसमें किसको कहेंगे। उन हस्बैंड पक्ष की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर गलत मुकदमे दर्ज होते हैं। जीत किसको कहेंगे। कई लोग होते हैं कहते हैं सर हमारे पास हर प्रकार के प्रूफ हैं। हर प्रकार के प्रूफ देने के बाद जब आपका एक्विटल हो जाएगा, आफ्टर 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर 10 ईयर जब भी होता है आपका एक्विटल होता है, कोर्ट आपको छोड़ देती है, आपने कुछ नहीं किया, क्या आप इसको जीत कहेंगे। आप जब तक कोर्ट के अंदर नहीं आए आपको अंदाजा नहीं है कि आपको अभी किस चीज से होके गुजरना है। जब आप कोर्ट में आने लगेंगे, जब आपकी हियरिंग्स शुरू हो जाएंगी, जब आपकी प्रोसीजर शुरू हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि कोर्ट किसे कहते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते होंगे ना कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, वो क्यों कहते हैं ऐसा वो आपको पता चलेगा। इसलिए 5 साल से लेके 10 साल तक कोर्ट में अपने आप को पिसवाना और उतना पिसने के बाद आपको एक्विटल मिल जाना, इसको कभी भी जीत नहीं कह सकते, क्योंकि जो हैरेसमेंट आपकी होनी है वो 10 साल में हो चुकी है। और उतने के बाद भी सामने वाली पार्टी को परेशानी करना है तो आपके एक्विटल को आगे चैलेंज कर देगी, फिर आप हाई कोर्ट में लड़ते रहो, उसके बाद आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहो। न्याय तो नहीं मिला। और इस पूरी अवधि के अंदर कुछ ना कुछ पैसा भी आप उनको देते रहो। पैसा नहीं दोगे तो वारंट हो जाएगा। क्या कर सकते हो, थोड़ा ड्रैग कर सकते हो, उसके बाद फिर जब वारंट हो जाएगा पुलिस आएगी पकड़ने, पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के रास्ते बंद। तो इसको जीत नहीं कहेंगे किसी भी तरह से। तो अगर आपके पास एविडेंस है आप उससे एक्विटल जरूर हो सकते हो, नो डाउट। आपके ऊपर जो केस चल रहा है आपके पक्ष में आ सकता है, नो डाउट, लेकिन उसे जीत नहीं कहेंगे। जीत किसे कहेंगे बताओ। आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, आप शांति से बैठे हो, आप बिल्कुल पैनिक नहीं हो, आपने बहुत ही कूल तरीके से सब चीज़ों को डील कर लिया। आप ना ऑनरेबल हाई कोर्ट भागे, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भागे, आपने बहुत ही आसानी से सब कुछ डील कर लिया। आपको जरा भी टेंशन नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आपको अंदर से किसी भी तरह का पेन नहीं है, पैनिक सिचुएशन आपके दिल के अंदर नहीं है, आप बहुत आसानी से चल रहे हैं। और आने वाले 1.5 से 2 साल में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, एक सेटलमेंट बन जाता है विदाउट एनी अमाउंट और विद रीजनेबल अमाउंट। ये आपकी जीत हुई, इसको जीत कहेंगे। तो जीत किसे कहते हैं इसको पहले आपको समझना है, इसकी डेफिनेशन तय करनी है। तो अब जब आपका मामला शुरू हुआ, इसको 2 साल के अंदर अंदर निपटाना है, तो डेफिनेटली जो स्टेप्स होंगे वो भी आपको जल्दी लेने पड़ेंगे। वैसे तो दोस्तों इस पर मैंने डीप वीडियो बनाया है कि अगर आपके पास कुछ ग्राउंड्स हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकते हैं, तो आपको कब लेने चाहिए। हमेशा बताया जाता है कि जब आपकी एफआईआर होती है या होने वाली होती है उसी समय आपको एक्शन ले लेना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ले भी लेते हैं, और जो ले लेते हैं वही एक सिचुएशन में खड़े होते हैं सामने आमने की बात करने में, यानी उन लोगों को टेबल पे ला सकते हैं आप, अगर आपकी तरफ से कुछ दर्ज है। अब बहुत लोग होते हैं, हमने देखा कि उधर से लड़की ने एफआईआर के लिए दे रखा है, मीडिएशन चल रहा है, इधर से उन्होंने भी कोई केस फाइल कर दिया, जब तक उसकी एफआईआर होती है इधर से तब तक आपकी तरफ से कोई एक्शन उनको हो जाता है और उनको कोर्ट से समन आ जाते हैं। तो आदमी उस समय पे घबरा जाता है। जब तक खुद कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं, लेकिन जब खुद पे समन आएगा तो आदमी घबरा जाएगा। घबराएगा किस सेंस में, या तो उसे केस लड़ना पड़ेगा या उसको हाईकोर्ट में क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, मतलब प्रोसीजर बढ़ गई, पैसे लेने थे उल्टा लगने लग गए। तो जो मोटिव है वो किसी आदमी का आपने ब्रेक कर दिया। मोटिव ये था कि हम बैठे रहेंगे, हमें पैसे मिलने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आपने एक्शन लिया तो डेफिनेटली उन्हें भी डिफेंस करना पड़ेगा। डिफेंस करना पड़ेगा तो तकलीफ होगी। अब आप लोग गलती क्या करते हैं कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, आप एक तरह से ऐसे सिर झुका के बैठे रहते हैं कि आओ मारो मेरे सिर पे, और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एक्शन लिए जाते हैं। और आप तब तक बैठे रहते हैं जब तक आप इस स्थिति में खुद को महसूस नहीं करते कि मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं है। अब इस स्थिति में आने के लिए कई बार 1 साल, कई बार 2 साल, कई बार 3 साल, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं 8 साल हो गए लड़ते हो, आप बताओ हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हर चीज का एक समय है, उस समय के अनुसार अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि कभी भी आप आए और कुछ भी हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे, और डेफिनेटली थोड़े से गट्स भी अपने अंदर रखने पड़ेंगे। गट्स नहीं रखते, ऐसे काफी मामले मेरे साथ हो गए जहां लोगों ने बोला सर हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, और जब बन के केस तैयार हो गया हम तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप इससे जल्दी बाहर आना चाहते हो तो आपके जो भी लीगल राइट्स हैं उनको आप जल्दी यूज करो, और पैरेलली उनकी तरफ के केस और आपकी तरफ के केस दोनों चलने चाहिए। आप देखेंगे आने वाले 1.5-2 साल में वो लोग अपने आप ही रास्ते पर आ जाएंगे। अब बात आती है कि सर हम अपनी तरफ से इस पे क्या करें। अब ये इतना जनरलाइज मैटर नहीं है कि यहाँ पे आपको ऐसे बताया जा सके। वो हर एक के केस और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें पूरे ही रास्ते ब्लॉक होते हैं, उनमें कुछ और रास्ता निकालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि कई लोग होते हैं सर हम आपसे पर्सनली मिलेंगे, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, देन देखेंगे, और होता है।
अब देखिए हजारों लोग हैं जो इससे बाहर भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्रताड़ित ही हो रहे हैं। इवन मेरे पास कुछ केसेस तो भी ऐसे हैं जहाँ लड़के इतने ज़्यादा बोल्ड हैं, कह रहे हैं हमारे म्यूचुअल के पैसे भी आप दोगे तब हम करेंगे। तो वो स्थिति कब आई? जब आप बोल्ड रहे। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा हो गया, उन केसेस को चलते हुए भी 2.5-3 साल हो चुके हैं। लेकिन उसमें अलग यह है कि आपने इनिशियल स्टेज पे ही स्टेप लिए थे, और उनमें से कुछ केसेस के जजमेंट पे तो मैंने वीडियो भी बनाए हैं जो काउंटर में हमारे फेवर में जजमेंट आए। तो उनमें हमने अपनी तरफ से स्टेप लिए थे, इसलिए लड़की वाले पिछले 1 साल से लगभग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब लड़के की अपनी है, वो कह रहा मैं तो नहीं करता कॉम्प्रोमाइज, मुझे आप पहले म्यूचुअल जो डाइवोर्स होगा यहाँ पे उसके पैसे दो, और जो हाई कोर्ट में क्वैशिंग होगी उसके पैसे भी आप देंगे, मैं उसके बिना नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत खर्चा कर दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। एलिमनी फैलिमनी की तो बात ही नहीं हो रही, लड़की वाले भी चाहते हैं कि हम निपटे हैं, अब इससे बहुत टाइम हो गया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा आपको बोल्ड होना पड़ता है, तभी काम चलता है, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। और ऐसे कई सारे मामले मेरे अपने शहर के रहे जहां लोगों ने अपनी तरफ से एक्शन लिए, 2 साल के अंदर सारी चीजें खत्म भी हो गई। ऐसे भी कई सारे जजमेंट्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों सारी चीजें होती हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपने लीगल राइट्स का समय पर उपयोग करना पड़ेगा। समय निकल जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप मुझे कहते हैं सर मेरे ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है, मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, ठीक है, और ऑर्डर हुए अभी जो है 1 साल हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो क्या कोई ऑप्शन है इस चीज का? ऑलमोस्ट कोई ऑप्शन नहीं, इधर उधर का कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। क्योंकि जब ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, चैलेंज करने का टाइम निकल चुका है, एरिया ऑलरेडी इतना बंधा हुआ है, वारंट आपका चल रहा है, तो पैसा तो देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो आपको जेल में डाल देंगे, और फिर जब जेल से बाहर आओगे तब फिर दोबारा उसी स्थिति में खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आके खड़े हो जाते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। तो इस स्थिति में मत आने दीजिए खुद को। ऐसे हमारे पे कई केसेज आए जहां पे अनफॉर्चुनेटली लास्ट में हमें कहना पड़ता है देयर इज नो ऑप्शन, अब आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्यों आए? क्योंकि आपने लापरवाही करी, आपने समय से स्टेप्स नहीं लिए, और आज स्थिति यह है कि कोई रास्ता ही शेष नहीं है। आपको अब वो पैसा जो जुड़ा हुआ है वो देना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। घुमाने को आपको इधर उधर की बातें कह घुमा दो, लेकिन रियलिटी यही है कि वो पैसा देना पड़ेगा। तो उससे पहले ही अगर आप कुछ कर लेते, है ना, तो काम चल जाता। देखो एक आपको छोटी सी वाक्य बताता हूँ। गीदड़ एक पशु होता है। पहाड़ी एरिया में जाओगे ना कभी आप, कुछ शहरी एरिया में भी गीदड़ बहुत चिल्लाते हैं सर्दी के टाइम पे, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत आवाज आती है, आपको डर लगेगा क्या हो रहा है। तो जो गीदड़ होते हैं वो क्यों चिल्लाते हैं पता है? उन्हें ठंड लग रही होती है, और खूब चिल्लाते हैं, खूब चिल्लाते हैं। और सुबह जब धूप निकलती है तो वो भूल जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, वो अपना घर नहीं बनाते, वो मस्त हो जाते हैं, घूमते हैं धूप में, एंजॉय करते हैं, जैसे शाम होती है फिर चिल्लाने लगते हैं। तो यही काम कुछ हम कर रहे हैं। जब हमारे पास समय होता है तब हम कुछ करते ही नहीं, जब समय निकल जाता है तब हम चिल्लाने लगते हैं। तो हमें उस समय के अंदर अपना काम करना चाहिए। अगर हम उस समय के अंदर अपना काम करेंगे तो कल को वो पछतावा नहीं होगा कि समय निकल गया और हमारे पास रोने चिल्लाने के अलावा कोई ऑप्शन शेष नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातों को पॉजिटिवली लेंगे, और इनका मकसद भी सिर्फ आपको समझाना और एजुकेट करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।